तो हो गया क्वेश्चन नंबर 3। यस अप टू 10 कौन कौन सा क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक और कोई डाउट? 3 के अलावा 10 3 10 और बता दीजिए चलिए सर पहले एक रिक्वेस्ट था। हाँ बोलिए ना। सर सर, जब आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, सोल्यूशन दे रहे हो सर, आप वो क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर सकते हो पीडीएफ में। ओके दूसरे दिन सर स्नैपशॉट लेते बेटा हैं वो तो क्वेश्चन का इसी में फिर। ही रहता है। हाँ 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 ठीक है वेल ओके ठीक है ना। तो बच्चा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला है देखिए ब्लॉक ऑफ मास कैपिट ओके स्मॉल एम स्लाइड्स डाउन ऑन इंक्लाइन प्लेन ऑफ वेज ऑफ सेम मास ठीक है। फ्रिक्शन इज एब्सेंट एवरीवेयर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इनमें से कौन कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? चलिए तो यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर लिया इंक्लाइन प्लेन और इंक्लाइन प्लेन का एंगल ले लेते हैं थीटा। यहाँ पर टॉप पर एक ड्रॉ कर लेते हैं मास एम। बेटा दोनों का ही मास क्या है सेम है। तो एक बात मैं बोल सकता हूँ कि ब्लॉक ऑब्वियसली शिफ्ट सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को हम कंजर्व नहीं करा सकते लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम बोल सकते हैं देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या रहना चाहिए? मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए। डू यू एग्री? यस क्या मेरी बात से आप सभी एग्री हैं? तो हम गुड। तो अब एक बार ऑप्शंस पढ़ते हैं। यहाँ दे रखा है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज g cos square theta upon 1 plus sin square theta downward. Acceleration of the center of mass of the block and the wedge is बेटा acceleration of center of mass वो सिर्फ डाउनवर्ड होगा ठीक है ना। हेलो यस हाँ। और उसके बाद यदि हम बात करें एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ब्लॉक और वेज इज दिस एंड नेक्स्ट इज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज दिस ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो एक बात हमें पता है कि नीचे की तरफ इसके ऊपर लग रहा है mg फोर्स और इस वेज की बात करें तो वेज तो ग्राउंड पर रखा हुआ है तो उसका कोई एक्सेलरेशन वर्टिकल में नहीं है ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं इस तरफ इसका हो गया एक्सेलरेशन है ना। नेट एक्सेलरेशन इसका कितना आ जाएगा दैट विल बी जी। यदि मैं ब्लॉक के इस वेज के रेस्पेक्ट में बात करूं तो है ना इस वेज के रेस्पेक्ट में बात करूं तो हम बोल सकते हैं कि वेज के रेस्पेक्ट में क्या इसका एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू वेज दैट इज जी साइन थीटा है ना इस डायरेक्शन में। सो क्वेश्चन आपको सिर्फ एक ही बात पूछ रहा है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास है ना। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जो है वो वर्टिकल में कितना है उसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना है। बेटा ऐसे में हम लोगों को क्या करना चाहिए यदि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मूव कर रहा है तो वो कौन है? दैट इज ओनली द ब्लॉक राइट ब्लॉक ओके। या सर कैन यू लेट पीपल इन। बेटा मैंने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं। लेट मी चेक एक मिनट। ओके ये एक मिनट होना भाग के रह गया ठीक है। या ठीक है ना। अब कोई बाकी तो नहीं रहा? इज इट फाइन? Yes, sir, thank you. आई डिड नॉट ब्लॉक एनीवन सो आई थिंक सब लोग आ जाने चाहिए थे। चलो कोई बात नहीं। हाँ जी तो आप चाहे तो इसको रिलेटिव लगा के वैसे भी कर सकते हैं और आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब बात हो रही है यहाँ पर कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज जी कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा डाउनवर्ड। इस तरह से ये सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। चलिए बात करते हैं। बेटा यदि आप बात करें इनके सेंटर ऑफ मास की ठीक है पहले ब्लॉक की बात कर लेते फिर सेंटर ऑफ मास की बात कर लेंगे। चलिए तो बेटा जी एक बात बताइए एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू वेज है ना किस डायरेक्शन में? अलोंग द इंक्लाइन प्लेन दैट इज जी साइन थीटा। ऑल ऑफ यू एग्री? इसमें Yes, किसी sir. को कोई दिक्कत? Yes. नो ओके। अब मैं बोल देता हूँ बेटा कि हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग ना इस एक्सेलरेशन का एक तो वर्टिकल में
और एक हॉरिजॉन्टल में क्या ले सकते हैं, कंपोनेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, इसका हॉरिजॉन्टल में यानी कि ये इसको एक्स डायरेक्शन ले लीजिए अभी के लिए और इसको आप वाई डायरेक्शन ले लीजिए। अब क्या होगा, ये जो नीचे वाला ब्लॉक है ये इस तरफ मूव करेगा, तो मान लो कि इसका एक्सेलरेशन जो है वो इस तरफ है b, ठीक है। और इस पूरे ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक का हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, या तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू वेज, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू वेज इन एक्स डायरेक्शन। आप क्या लिख सकते हो बेटा, जी साइन थीटा का कौन सा कंपोनेंट, बोलो कॉस कंपोनेंट, तो जी साइन थीटा कॉस थीटा। इज इट फाइन? क्या मैं बोल Yes, sir. सकता हूँ कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक with respect to wedge in x direction is g sin theta cos theta? Clear? Okay. तो अब आप सो इसको हम लोग ऐसे लिख सूडो सकते फोर्स क्यों नहीं हो, लगा रहे? acceleration of block with respect to wedge in x direction is not, बिल्कुल सो आप हम लोग सूडो फोर्स सूडो लगा के फोर्स भी क्यों नहीं कर लगा सकते रहे हैं, थे? दोनों एक ही चीज को एक हाँ बेटा सूडो फोर्स भी लगा सकते हैं, मैं विदाउट सूडो फोर्स कर रहा हूँ, मैं रिलेटिव से कर रहा हूँ, ठीक है। हेलो, सर वो तो सूडो क्या मेरी फोर्स बात लगा समझ तो पा एम रहे में हो? हो जाएगा ना, एम में वो डायरेक्शन में। हाँ बेटा, या बेटा यहाँ पर इजी प्रोसेस तो यही होगा कि आप रिलेटिव से कर लें, तो दैट विल बी तो इजी। लेकिन ओके, रिलेटिव के लिए करने के लिए सूडो फोर्स तो लगाना पड़ेगा ना? नहीं अरे कैसे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ले रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, किसने बोल दिया कि वो लगाना पड़ेगा। हाँ, मैंने क्या लिखा सो है देखो लेकिन वेज बेटा, खुद एक्सेलरेट एक्सेलरेशन करेगा ऑफ ना? ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू वेज लिया है। हाँ, वेज खुद भी एक्सेलरेट कर रहा है ना, बिल्कुल कर रहा है, उसका एक्सेलरेशन मैंने बी माना है, देखो स्मॉल बी दिख रहा है, एंड दैट इज लेफ्टवर्ड। ओके, यस सर। कैसे? हेलो, समझ पाए? यस सर। एक्सेलरेशन ऑफ वेज को मैंने लेफ्टवर्ड लिया है और वो ऑब्वियसली बी उसका मैग्नीट्यूड माना है, तो आप उसको माइनस भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर प्रॉपरली मैं लिख रहा हूँ, है ना। अब क्योंकि ये पूरा एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इन एक्स डायरेक्शन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ वेज इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। चलिए वैल्यू रखिए, तो बेटा इसके लिए आप रख सकते हो जी साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, ये हमने ले लिया। अच्छा, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इन एक्स डायरेक्शन आपको देखना है, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है, तो उसको आप ऐसे का ऐसे ही लिखोगे, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ वेज को हमने बी माना है, तो दैट इज माइनस ऑफ बी। इज इट फाइन? क्या आपको समझ में आया? तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इन एक्स डायरेक्शन आप यहाँ पर एक बार के लिए लिख सकते हैं कि जी साइन थीटा कॉस थीटा, और ये इस तरफ आया तो यहाँ पर इसको आप माइनस बी, ठीक है। ये हो गई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात। अब बेटा एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इन वर्टिकल डायरेक्शन आप क्या लिखोगे, तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू वेज इन वाई डायरेक्शन हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। या सो सॉरी, एक्सेलरेशन ऑफ वेज इन सो वाई जी डायरेक्शन। साइन स्क्वायर तो थीटा बेटा होगा। इसके लिए आप क्या करोगे, आप दोनों की वैल्यूज रखोगे, तो पहले की जी साइन थीटा है, इसका इस तरफ कंपोनेंट ले ले, तो क्या वो जी साइन स्क्वायर थीटा के बराबर नहीं आएगा, बोलो नीचे की यस तरफ, सर। जी और ये साइन स्क्वायर थीटा। फाइन दोस्तों, यस सर। तो ऑडिबल, आवाज आ रही है? यस सर। या तो बेटा जी यहाँ पर क्या हो गया, मैं देखो एक्स डायरेक्शन में भी बात कर रहा हूँ, वाई डायरेक्शन में भी बात कर रहा हूँ, फिर हम देख लेंगे। हाँ, तो ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इन वाई डायरेक्शन, यानी कि वर्टिकली डाउनवर्ड की बात करें तो कितना हो जाएगा, जी साइन थीटा उसका एक्सेलरेशन है विथ रेस्पेक्ट टू वेज, और उसी का हमने कंपोनेंट ले लिया, तो अभी वो कितना हो गया, जी जी साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर थीटा, ठीक है। डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम क्या ले सकते हैं, पॉजिटिव ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। मतलब मैंने नीचे की तरफ प्लस वाई डायरेक्शन मान लिया, ये समझ लो, इधर एक्स डायरेक्शन और नीचे की ओर वाई डायरेक्शन, ऐसे मान लो आप, ठीक है। या तो अब बेटा क्या बोल सकता हूँ कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इन वाई डायरेक्शन
माइनस एक्सेलरेशन ऑफ वेज इन वाई डायरेक्शन तो 0 है क्योंकि वेज का नीचे की तरफ कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। इज इट फाइन? समझ आया? तो बेटा एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इन वाई डायरेक्शन को क्या हम जी साइन स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं? बोलिए। यस, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? हेलो? नो सर। नो, ठीक है ना? तो ये आ गया एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इन वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है, और वो आ रहा है जी साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो बेटा आपको यदि ऐसा पूछा है कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इज यहाँ पर जी साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, ठीक है, तो ऐसा किसी ऑप्शन में है? नो, ठीक है। बोलिए दोस्तों। तो हम इसको और कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं वैसे। जैसे कि जी साइन स्क्वायर थीटा ये हमने लिख लिया, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इन एक्स डायरेक्शन ये आ गया, ठीक है, और वर्टिकल में इसका ब्लॉक का तो वेज का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो जी साइन थीटा का ही एक कंपोनेंट इस तरफ आ रहा है, जी साइन स्क्वायर थीटा। ओके, इट्स फाइन। द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इज दिस इन वाई डायरेक्शन। ये तो वर्टिकल कंपोनेंट आया है ना। और यदि इनमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्या गड़बड़ है एक बार सोचने दो। जस्ट अ मिनट दोस्तों। यदि हम लोग सेपरेटली इनका डायग्राम बनाते तो भी फाइंड कर पाते थे, है ना? ठीक है। सर हमें नॉर्मल फोर्स को भी कंसिडर करना पड़ेगा, राइट? हाँ हाँ हाँ, यस, नॉर्मल फोर्स को कंसीडर करना ही पड़ेगा। वही मैंने गलती जी कर दी साइन यहाँ स्क्वायर पर। थीटा माइनस नॉर्मल फोर्स का कॉस थीटा या डेफिनेटली, साइन थीटा आएगा, पता नहीं, यस देखना यस पड़ेगा। यस बेटा, हमने इसको पूरे को एक साथ ले लिया और यहाँ पर वो चीज नहीं लिखी है ना, इसलिए प्रॉब्लम हो गई। या ओके, तो एक एक करके इनकी इक्वेशन लिखते हैं, दैट विल बी बेटर, है ना? सबका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और पूरा अच्छे से लिखते हैं, ठीक है? चलेगा? या तो ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, लेकिन हाँ ठीक है, सही से आ जाएगा, है ना? सर आप इसके बाद 1 एंड 7 भी ऐड कर सकते हो। क्या बेटा? इसके बाद 1 एंड 7 भी ऐड कर सकते हो। ओके, 1 एंड 7 भी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है, विल डू दैट। हाँ जी। तो बेटा सबसे पहले हम लोग इनका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं दोनों का, ठीक है? ये हो गया फर्स्ट वाला ब्लॉक जिसका मास आपने m ले लिया, और उसके बाद ये हो गया अपना वेज इस तरह से। अपन एक काम करते हैं, सेपरेटली पूरा डील करके देखते हैं क्या होता है ना? या तो अपने को सही से मिल जाएगा सब कुछ। मान लिया कि ब्लॉक का इस तरफ एक्सेलरेशन, ठीक है, इस तरफ ब्लॉक का एक्सेलरेशन a है, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ले रहा हूँ, ठीक है ना? अभी आपको कुछ भी रिलेटिव लेने की जरूरत नहीं है, तो इससे इससे अपने को सॉल्व अपन कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। या तो आपने मान लिया कि वेज का एक्सेलरेशन इस तरफ b है और इसका इस तरफ एक्सेलरेशन a है, ऐसा हमने मान लिया, और ये पूरा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हमने लिया है। नाउ इस ब्लॉक पर नीचे की ओर फोर्स कौन सा लगता है बेटा? तो नीचे की ओर फोर्स लगता है mg sin थीटा, इस तरफ इस पर लगता है mg sin थीटा। ओके, एक्सेलरेशन a। नॉर्मल की बात करें तो बेटा जी नॉर्मल किस तरफ लग रहा है? नॉर्मल जो लग रहा है इस पर mg नीचे की ओर, और नॉर्मल इस तरफ, नॉर्मल इस तरफ, ठीक है? या अब इसके साथ एक और बात है बेटा कि ये ब्लॉक जो है इसका mg sin थीटा, इस पर फोर्स नीचे की ओर लग रहा है नॉर्मल ये, और साथ ही में एक शूडो फोर्स भी इस पर लगेगा क्योंकि ब्लॉक उस तरफ जा रहा है। डू यू एग्री? हेलो? सर एक डाउट था। यस सर। हाँ बेटा बोलो। सर हम कौन से मेथड से कर रहे हैं? हम सूडो फोर्स से कर रहे हैं कि हम मतलब रिलेटिव से कर रहे हैं? बेटा रिलेटिव से नहीं कर रहे हैं, अब हम लोग शूडो फोर्स से कर रहे हैं, ठीक है? ओके सर। हाँ। या तो अब यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर थीटा एंगल आ गया, और इसके ऊपर जो था नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये नॉर्मल फोर्स, और इस तरफ इसका एक्सेलरेशन आ रहा है b। चलिए ठीक है। या तो बेटा जी एक बात हम जानते हैं क्या कि यार ये जो ब्लॉक है ना, इस ब्लॉक के ऊपर, इस ब्लॉक के मतलब इस वेज के ऊपर ब्लॉक रखा है, और वेज खुद a एक्सेलरेशन b एक्सेलरेशन से मूव करने लगता है। तो ऐसी कंडीशन में उस पे उसके ऊपर जो ब्लॉक रखा हुआ है उसके ऊपर क्या आएगा? एक एक्सेलरेशन आएगा, यस और नो?
मतलब उस पर एक सुडो फोर्स लगेगा। यस, यस सर। यदि मैं उस पर सुडो फोर्स कंसीडर करूं तो सुडो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? जिस राइट तरफ- वर्ड्स। या राइटवर्ड, जिस तरफ वेज का एक्सेलरेशन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इस तरफ हम m इंटू बी इस पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल में उस पर नेट फोर्स हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं और उसका हम लोग सारा कुछ एक्सेलरेशन वगैरह लिख सकते हैं। ठीक है, यस दोस्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना। सो अब बात कर रहे हैं सबसे पहले इस वेज की, क्योंकि वेज के लिए सब कुछ काफी आसान सा दिख रहा है। तो एक बार वेज के लिए इक्वेशन लिख लेते हैं। बेटा नॉर्मल का कौन सा कंपोनेंट इस वेज को मूव करवा रहा है, बोलो? ये N थीटा sin है, यहाँ theta। थीटा तो साइन वाला, तो n sin थीटा इसको मूव करवा रहा है और दैट इज इक्वल्स टू m इंटू बी। करेक्ट, कोई दिक्कत? नो इसके सर। अलावा कुछ नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं, कुछ नहीं। तो ये वेज का हमने आसानी से लिख लिया। अब हम आ जाते हैं ब्लॉक पर। तो बेटा ब्लॉक की जहां तक बात हो रही है तो उसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात हो रही है। तो सबसे पहले अपन उसके हॉरिजॉन्टल की बात कर लेते हैं। ठीक है, पहले उसके हॉरिजॉन्टल की बात कर लेते हैं। तो बेटा जी ध्यान से देखो, यहाँ पर एक मिनट, नॉर्मल आपके पास है, mg आपके पास है, तो ये वाला एंगल जो है ये है थीटा। ठीक है, तो ये भी थीटा। तो नॉर्मल का ऊपर की तरफ कौन सा कंपोनेंट हो गया? n cos थीटा, राइट? यस सर। ओके, या और हॉरिजॉन्टल में राइट वर्ड ये हो गया n sin थीटा। ठीक है, आई बात समझ? और mg की बात करें तो बेटा mg डायरेक्टली डाउनवर्ड लग रहा है, तो ये mg sin थीटा जो है इसको हटा दो, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अभी अपने को, क्योंकि अपन हॉरिजॉन्टल एंड डायरेक्टली वर्टिकल की बात कर रहे हैं। इज इट फाइन? समझ आया आपको? हेलो, यस कोई सर। प्रॉब्लम? नो, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, क्योंकि इसकी सेपरेटली वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात की है तो क्यों हम इसको ए माने? एक काम करते हैं, हटाओ इसको, डायरेक्टली इसका ए एक्स और ए वाई मानते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ए एक्स और नीचे की डायरेक्शन में ए वाई, क्योंकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट की बात हो रही है तो क्यों ना ऐसे लिख लें, तो ये अपने लिए और भी आसान हो जाएगा। राइट, क्लियर? चलिए अब आप सबसे पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को ले लीजिए। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टू फोर्सेस लग रहे हैं, है ना। एक है n sin थीटा और दूसरा है mb। ये दो फोर्सेस लग रहे हैं, दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इज इट फाइन? समझ आया? कोई दिक्कत? नो सर। अब आ जाओ वर्टिकल में। तो वर्टिकल में mg नीचे की तरफ माइनस n sin थीटा, माइनस n sin थीटा, Sir, N cos दैट विल theta. बी इक्वल टू m इंटू ए वाई। हाँ बेटा क्या बोल रहे हो? N cos theta. एक मिनट, n cos थीटा मैंने गलत लिख लिया, या n cos थीटा, या n cos थीटा अभी परफेक्ट है। हाँ जी, तो ये आपके पास हो गया सारा कुछ। अब देखो हम कितने वेरिएबल्स हैं, a b सर लेकिन एंड जो ये n। एक्सेलरेशंस आएंगे ये विद रिस्पेक्ट टू वेज होंगे ना? बेटा ये सारे अपन ने विद नहीं, रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लिए हैं, ये सबको सूडो सेपरेटली, फोर्स है कोई ना भी वेज के सर? रेस्पेक्ट में नहीं है, सारा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। हाँ बेटा क्या बोल रहे हो? सर बट इफ यू आर अप्लाइंग सूडो फोर्स तो वो वेज के रिस्पेक्ट में ही हो जाएगा ना? बेटा हमने यहाँ पर इस वाले ब्लॉक के लिए लिया है, तो या तो उस पर एक तो नॉर्मल लग रहा है, क्यों बेटा वेज के रेस्पेक्ट में? एक मिनट, सर अगर जब मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हाँ ले रहे हैं तो हाँ फिर ब्लॉक पे सूडो फोर्स क्यों ऊपर लगेगा? वो तो ऊपर वाले ग्राउंड तो ब्लॉक नॉन में, इनर्शियल गोपाल, है। गोपाल, by taking with respect, by taking pseudo force. Yes, sir. या तो बेटा इसके लिए हम लोग जब ए की बात कर रहे हैं ना, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए मैंने इस तरफ कंसीडर किया है, राइट? ये विद रेस्पेक्ट टू वेज ही है, राइट? हेलो, मेरी बात समझ पा रहे सर हो? आप pseudo force का मेथड यूज कर रहे हो, राइट? हाँ हाँ हाँ, मैंने उस ब्लॉक के लिए सुडो फोर्स वाला मेथड यूज किया है, ठीक है ना। यस सर। ओके, या तो बेटा सुडो फोर्स जब लगा रहे हैं तो फिर अपने को कुछ भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं कि दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक इन एक्स डायरेक्शन और ये एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इन वाई डायरेक्शन, और ये किसके रेस्पेक्ट में होगा बोलो? ग्राउंड के या वेज के? आपने सुडो फोर्स अप्लाई कर लिया तो बेटा ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होगा या वेज के रेस्पेक्ट में होगा बोलो? सर वेज के ना? वेज के रेस्पेक्ट में होगा, ठीक है, ये वेज के रेस्पेक्ट में होगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है सबका? क्लियर सर।
Yes. तो बेटा ये ए जो है ये तो है वेज के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना, क्योंकि देखो मैंने इसकी डायरेक्शन यहाँ पर ये जो डायग्राम दिख रहा है ना कहाँ ड्रॉ की है, ये वेज के ही तो अलोंग ड्रॉ की है, तो ये मतलब वेज के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना, ए एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू वेज इज ए, ठीक है ना। यदि ये इसके रेस्पेक्ट में नहीं होती तो बेटा फिर अलग डायरेक्शन आ जाती, इसके अलोंग नहीं आती, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, कोई दिक्कत? ओके दोस्तों, या तो यदि आप शूडो फोर्स नहीं कंसीडर करना चाहते तो फिर आपको फिर अलग तरह से लेना पड़ता है ना, इनको आप सब्ट्रैक्ट करके लेते, समझ में आ रहा है। आप यहाँ पर फिर शूडो फोर्स नहीं लेते और डायरेक्टली सब्ट्रैक्शन यूज करते हैं यहाँ पर, मतलब कहने का मतलब हॉरिजॉन्टल में एक्स लिया था ना तो उसमें माइनस बी करते थे, ये उसका नेट एक्सेलरेशन हो जाता। आर यू गेटिंग दोस्तों, मेरी बात समझ पा रहे हो आप? हेलो Yes. या यदि आपको इसको ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लेना है तो फिर आप वो भी ले सकते हो। लेट से आप शूडो फोर्स से नहीं करना चाहते, लेट से आप शूडो फोर्स से नहीं करना चाहते, है ना, तो बेटा आप क्या लिखते फिर, एन साइन थीटा लिखते सिर्फ हॉरिजॉन्टल में, और यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन क्या लिखते बेटा, उसको आप लिखते एम ए एक्स माइनस बी। डू यू एग्री? हेलो, हॉरिजॉन्टल में नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाता है उसका, ए एक्स माइनस बी, समझ पा रहे हो? क्लियर? तो बेटा ये एक्स डायरेक्शन में जो है विथ रेस्पेक्ट टू वेज है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ओके चले, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? नो। ओके तो बेटा एन साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम बी, या एम बी की वैल्यू आप डाल सकते हो ऊपर से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इक्वेशन 1 एंड 2 से, इक्वेशन 1 और 2 से आपको क्या मिल रहा है, 2n साइन थीटा, है ना, फ्रॉम 1 एंड, अभी सॉल्व कर लोगे क्या, 2n साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम बी, ठीक है, और यहाँ पर mg माइनस एन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम ए। हाँ अभी आप यहाँ पर इनमें एक रिलेशन भी एस्टेब्लिश कर सकते हो बेटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा ब्लॉक का, क्या आप बता सकते हो कितना होगा, ए एक्स जो भी आ रहा है माइनस ऑफ माइनस बी, यस और नो? अरे बेटा हॉरिजॉन्टल में तो ए एक्स माइनस बी, या इतना, एग्री? यस। तो ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इतना आएगा, ठीक है। ओके और वर्टिकल डायरेक्शन का तो कोई टेंशन नहीं है, उसको आप डायरेक्टली एवाई लिख सकते हो, तो एक्स या तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इन वर्टिकल डायरेक्शन इज जस्ट एवाई ओनली जो आएगा, ठीक है। हाँ जी, अब इतना तो हमने कर लिया, ठीक है, 2n sin थीटा इज इक्वल्स टू mb, सर यहाँ वो sin MAX थीटा होगा, क्या हुआ, वो MAX होगा। एक मिनट एक हाँ मिनट एक सर. मिनट, क्या मैंने गड़बड़ लिख लिया, क्योंकि mb की तो वैल्यू लिखी है max, अब ठीक है max, ठीक है, यहाँ पर 2n sin थीटा इज इक्वल्स टू max, ये एक इक्वेशन मिल गई, इसको अपन इक्वेशन नंबर 4 लिख सकते हैं। ओके उसके बाद mg माइनस एन कॉस थीटा, तो बेटा यहाँ से n cos थीटा को हम निकाल सकते हैं, और वो कितना है, mg माइनस एन cos थीटा इज इक्वल्स टू may। ओके दैट्स फाइन। सर एक डाउट था सर, आपने हाँ। राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, ए एच इक्वल्स टू एक्स माइनस बी, कौन सा इक्वेशन है? बेटा मैं ये बोल रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ये होगा, समझ रहे हो ये क्या है? अच्छा सर दूसरा मेथड, राइट, अगर हाँ हम दूसरा हाँ हाँ मेथड से या ठीक है ना, तो वहाँ एक्स की जगह कुछ और मान सकते थे आप, तो उस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है ना, यदि शूडो फोर्स नहीं लगाते तो, ठीक है, आई बात समझ, कोई दिक्कत? नो सर। नो। ओके तो एन साइन थीटा एन कॉस थीटा ये हमारे पास आ गए, एम जी, तो यहाँ पर कौन कौन सी, एम जी इज नॉन, और ये सब कुछ भी ठीक है। हाँ जी, अब हम और क्या कर सकते हैं इसमें, यहाँ पर इसके लिए एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम बी डब्ल्यू इंटू, मतलब ये एम ए लिख सकते हैं ना, एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम ए, एक और ये लिख सकते हैं, राइट? हेलो, क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? ए क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यस और नो? क्या आपको मेरी बात समझ आई? हेलो, तो आप रिपीट कर सकते हैं. मैं ये बोलना चाह रहा हूँ बेटा कि आप यदि इस ब्लॉक की बात कर रहे हैं तो
तो बेटा इसका यदि मैं वेज के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ तो इस तरफ क्या है, mg sin थीटा फोर्स लग रहा है और mg sin थीटा की वजह से इसका नेट एक्सेलरेशन इस तरफ है, दैट इज m into a, करेक्ट? राइट? Yes. या और ax को आप क्या बोल सकते हो बेटा, तो वो a का एक कंपोनेंट है, राइट? a का एक कंपोनेंट है, तो वो कितना है बेटा, a cos थीटा, समझ रहे हो ना? और ay क्या है बेटा, a sin थीटा, यस और नो? डू यू एग्री? Yes. यस। तो बेटा इक्वेशन सॉल्व करनी है, आंसर आएगा। तो आप यहाँ पर बोल सकते हो कि mg sin थीटा इज इक्वल्स टू m इंटू a, और a का x कंपोनेंट क्या है बेटा, a का x कंपोनेंट है a cos थीटा और a का y कंपोनेंट है a sin थीटा, करेक्ट ना? राइट? क्या मेरी बात समझ पाए? तो इन चीजों को यहाँ पर रखें और सॉल्व करें, तो ये तो काफी डिफिकल्ट हो रहा है ना? यस। तो ये रिलेटिव वाला मतलब हमने शूडो फोर्स वगैरह लगा लिया है, रिलेटिव वाला मेथड आ गया है ना? यदि हम लोग सब कुछ ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लेकर करते तो क्या वो इजी होता? बेटा किसी ने किया है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लेते तो इजी होता क्या? हेलो, ये वाला सॉल्व हो सकता है, सॉल्व करने में तो इसमें कुछ नहीं है, सॉल्व तो हम कर सकते हैं। खैर, तो ये 2n sin थीटा इज इक्वल टू m इंटू ax आ गया है ना? अब क्या करोगे, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करने में तो बड़ी प्रॉब्लम होगी, तो ऐसा तो अब नहीं करना है, लेकिन sin थीटा cos थीटा यूज करके इसको कर सकते हैं। हाँ जी, ओके, इट्स लिटिल डिफिकल्ट, राइट? सीम्स टू बी डिफिकल्ट। ओके, तो ax माइनस b, यानी कि उस चीज को भी यदि यूज करते हैं, ओके, m sin थीटा, और वो x की एग्जैक्ट वैल्यू दे देता। हम्म, हम्म, नहीं बेटा, इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा आपको, है ना? ये वाला कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा। एनी हाउ इसमें गलत कुछ नहीं है, जो भी हमने किया है दैट इज ओके, दैट इज करेक्ट ओनली, ठीक है? तो ये तो आ गया ए। अभी इसकी कंपोनेंट्स, इनकी वैल्यूज हम लोग यहाँ पर रख के और इनको सॉल्व कर सकते हैं। खैर, चलिए देखते हैं, एक्स लिख के देखते हैं। एक्स क्या है बेटा, ए कॉस थीटा ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए एक्स, ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू तो आ गई जी साइन थीटा, राइट? यदि इसका आप कंपोनेंट ले रहे हो तो जी साइन थीटा कॉस थीटा आप लिख सकते हो, है ना? ये वाला मेथड थोड़ा सा लेंथी हो रहा है, ठीक है? यदि इस वैल्यू को इस फोर्थ वाली इक्वेशन में रखते हो तो आपको कितना मिलता है, 2n sin थीटा इज इक्वल्स टू m, और यहाँ पर आप लिखोगे g sin थीटा cos थीटा, है ना? और n की वैल्यू आपको मिल रही है mg cos थीटा बाई 2, ये नॉर्मल की वैल्यू मिल गई। यस दोस्तों, समझ आया? हेलो बच्चा लोगों, क्या किया मैंने? हाँ, अब ये वैल्यू आप यहाँ रखोगे, ठीक है? नॉर्मल की वैल्यू आपको ऑलरेडी मिल गई है, ठीक है? तो आपको एम ए वाई भी मिल जाएगा। एम, समझ रहे हो ना? तो एम ए एक्स, एम ए वाई, ये सारी चीजें आपके पास आ जाएगी, ठीक है? अब उसके बाद आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड करना है, क्या करोगे, एक्स माइनस बी, ठीक है? तो आपके पास एन की वैल्यू आ गई तो बी की वैल्यू भी तो आ गई ना, राइट? देखिए ये एन की वैल्यू है एम जी कॉस थीटा बाई 2, यहाँ रखते हैं ऊपर वाली इक्वेशन में, राइट? इसमें एन साइन थीटा यहाँ पर रख लेते हैं, एम जी कॉस थीटा बाई 2, ये रख दिया मैंने, और यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम बी। यहाँ से बी की वैल्यू कितनी मिल रही है, बी की वैल्यू मिल रही है जी साइन थीटा कॉस थीटा बाई 2। ओके, और वेज का कोई भी एक्सेलरेशन इस फॉर्म में नहीं लिखा होगा, है ना? लिखा है, जस्ट अ मिनट, नहीं, ठीक है ना? तो कोई अपने से पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द ब्लॉक, तो वो चीजें तो फाइंड करना आसान है। जस्ट अपने को पहले क्या चाहिए, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक चाहिए, और वो मिल जाए तो बाकी सारी चीजें तो वैसे भी आ जाएगी, राइट? अच्छा बच्चों, एक और बात है, देखो, सुनो सुनो सुनो, हम लोग एक और काम कर सकते हैं। हम लोगों को एक बात तो पता ही है कि दोनों हमेशा आपस में कांटेक्ट में रहते हैं। डू यू एग्री बच्चों? ये दोनों हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं। तो
तो हम लोग एक बात बोल सकते हैं कि बेटा इसका जैसे एक्सेलरेशन जो है वेज का इस डायरेक्शन में बी है, और इस ब्लॉक का बात करूं तो बेटा उसका इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो है उसको आप कोई वैल्यू ले लें, लेट से इसको आप ले लें, लेट से ए ले लीजिए एक बार के लिए। मैं एक दूसरा मेथड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऊपर वाला तो इस तरह से कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है लेकिन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब ये वाले मेथड की बात करते हैं बेटा, ये थोड़ा आसान पड़ सकता है, ठीक है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कंस्टेंट मोशन को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लिया कि ये जो ब्लॉक है बेटा, इसका हमने एक्सेलरेशन जो है एक्स और वाई सारी डायरेक्शन में अलग अलग मान लेते हैं, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बेटा, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो मान लिया इस डायरेक्शन में इसका ए और नीचे की डायरेक्शन में इसका सी, इस तरह से एक्सेलरेशन लिया है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड पहले बोल रहा हूं, ठीक है। अब क्या करोगे बेटा, आपको एक बात पता है कि ये क्या है, ये पूरी तरह से हम बोल सकते हैं कि कांटेक्ट में रहेगा हमेशा, है ना, ऊपर से नीचे तक फिसल के आएगा तब तक कांटेक्ट में रहेगा। तो क्या हम बोल सकते हैं कि नॉर्मल के अलोंग इनका एक्सेलरेशन जो है, नेट एक्सेलरेशन, वो क्या रहना चाहिए, बोलो दोस्तों। नॉर्मल के अलोंग इसका एक्सेलरेशन जो है वो सेम होना चाहिए, राइट। हेलो, क्या मेरी बात समझ पा रहे हो। हाँ सर। हाँ, ये अलोंग द नॉर्मल यदि उनका एक्सेलरेशन का कंपोनेंट सेम है, इसका मतलब वो हमेशा मतलब रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। तो उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि ये क्या करेगा, ये हमेशा कांटेक्ट में रहेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर इसका कंपोनेंट्स लेना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, तो वो भी एक रिलेशन यूज किया जा सकता है। तो हम लोग यहाँ पर यदि बात करें, विथ रेस्पेक्ट टू वेज तो हो ही गया है ये, ठीक है। ओके, तो एक रिलेशन वहां से भी आ सकता है, ठीक है। हम लोग एक बार पूरी तरह से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेट अस ट्राई वन मोर अप्रोच। ऊपर वाली अप्रोच जो सर हमने एक यूज की डाउट थी। था। हाँ बेटा बोलो। सर सेंटर ऑफ मास ऑफ ब्लॉक एंड वेज एक साथ कैसे निकालेंगे, सर उसके लिए क्या मेथड है? हाँ बेटा, सिंपल ना, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो वो तो पूरे सिस्टम के लिए आता है। यदि एक्स डायरेक्शन में बोलोगे तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन मतलब m1 a1 प्लस m2 a2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, है ना। ये एंड तो सर एक्स ऑल डायरेक्शन इन में हो जाएगा। ग्राउंड फ्रेम राइट, वो अगर या रिलेटिव यस फ्रेम है बेटा, तो उसको निकालना पड़ेगा ग्राउंड फ्रेम। यस बेटा, है ना। ओके सर। हाँ, तो वैसे देखा जाए तो एक्स डायरेक्शन में तो सेंटर ऑफ मास का कोई एक्सेलरेशन आएगा ही नहीं, है ना। एक्स डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो आएगा, राइट। ये अपने को पता है पहले से। हाँ, लेकिन y डायरेक्शन में जरूर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन y डायरेक्शन। और वो कितना होगा, मास ऑफ ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इन y डायरेक्शन डिवाइड बाय ये। डू यू एग्री। हेलो। Yes, sir. या ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। हाँ, अब इस चीज को यूज करके भी हम लोग एक काम कर सकते हैं। देखो, ये ब्लॉक है, मान ली वेज है, इसका एक्सेलरेशन b इस तरफ। मान लिया कि ये ब्लॉक है और ब्लॉक का हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन a ले लिया, वर्टिकल में c ले लिया विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। बच्चों पहले बोल रहा हूं, मैंने ये जो कुछ भी लिया है दैट इज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ओके। चलिए बात करते हैं, यहाँ पर इसका अलग से ही बना लेते हैं इस तरह से, हॉरिजॉन्टल में a और नीचे की तरफ c एंड दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। बेटा यदि आप ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसको कंसीडर कर रहे हो तो पहली चीज तो ये कि इस a की वैल्यू को आप क्या लिख सकते हो बेटा, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये a है ना, या तो वेज के रेस्पेक्ट में भी हम लोग फाइंड सब कुछ कर सकते हैं। चलो एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर नॉर्मल लिखो और इसके ऊपर नॉर्मल इस डायरेक्शन में, mg नीचे की डायरेक्शन में, है ना। तो mg नीचे की डायरेक्शन में, नॉर्मल का एक कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा। तो ये कितना आएगा बेटा, यस n cos थीटा, और इस तरफ हम लिख सकते हैं n sin थीटा। किसी को कोई प्रॉब्लम, अभी तक तो सब ठीक है। यहाँ पर इक्वेशन डायरेक्टली लिखी जा सकती है क्या, mg माइनस n cos थीटा इज इक्वल टू मास ऑफ ब्लॉक इन y डायरेक्शन इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इन y डायरेक्शन। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई।
नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करो बेटा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपने इसका नेट एक्सेलरेशन कंसीडर किया है ए, है ना। तो नेट एक्सेलरेशन यदि आप ए कंसीडर करते हो तो बेटा वो कितना आ जाएगा बोलो। क्या हम इसको लिख सकते हैं कि n sin थीटा, और इसका, यस दोस्तों, क्या कंसीडर करूं मैं इसको, a माइनस बी कंसीडर कर सकता हूं क्या। एक्चुअली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो मुझे ये इसके रेस्पेक्ट में ही लेना पड़ेगा यार, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। या जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन इज not that much difficult, but we are not able to find the right approach for the shortest like minimum time. एक मिनट दोस्तों, ये ए डायरेक्शन है, सॉरी ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है ना, इसमें हमने ये ए ले लिया और नीचे की तरफ सी ले लिया, ठीक है। हम इसको विथ रेस्पेक्ट टू वेज कंसीडर करें या डायरेक्ट कंसीडर करें, दैट इज आवर प्रॉब्लम, है ना। ओके, यदि मैं इसको विथ रेस्पेक्ट टू वेज कंसीडर करता हूं तो दैट विल बी बेटर ना, है ना दोस्तों। या फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है क्या कंसीडर करना बेटर रहेगा विथ रेस्पेक्ट टू वेज, राइट। विथ रेस्पेक्ट टू वेज कंसीडर करूंगा तो यहां पर m, तो n sin थीटा इज इक्वल्स टू m इंटू a माइनस b, इस तरह से आ जाएगा। चलिए ठीक है, बात तो वही है, कैसे भी करो बात तो वही है, इक्वेशन तो वही मिलनी है आपको, है ना। हाँ जी, चलो ये आ गया। अब ये टू इक्वेशंस आपके पास हो गई। अब आप लिखोगे इस ब्लॉक के लिए, तो ब्लॉक के लिए आप यहाँ पर लिख लोगे कि ये हो जाएगा n sin थीटा इज इक्वल्स टू m इंटू बी। ओके, और यदि हम बात करें कि अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, है ना, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, यदि आपके पास एक डाटा कम पड़ रहा है तो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन क्या होना चाहिए, इनका जो नेट एक्सेलरेशन है उसको आप क्या लिख सकते हो बेटा, इसका इस तरफ तो हो जाएगा, देखो इधर एक्सेलरेशन इसका b है ना, तो ये आ जाएगा b sin थीटा, और जो ब्लॉक का एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है वो भी आप इस लाइन के अलोंग लेंगे। तो ये तो डिफिकल्ट ही पड़ रहा है ना बेटा, उसको रिलेटिव लेने में ही फायदा है, वही सबसे बेस्ट मेथड है। ओके, आप समझ रहे हो ना। चलिए फिर वही वाला मेथड यूज करते हैं, ठीक है, एक एक करके लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा इजी बन जाए ना, इजी बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, तो एक बार फिर से ट्राई करते हैं। मान लिया इसका इस तरफ एक्सेलरेशन a है, ठीक है, और इसका इस तरफ एक्सेलरेशन b है। ओके, और ये एक्सेलरेशन a किसके रेस्पेक्ट में है, तो दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू वेज, यही सबसे बेस्ट मेथड होगा। ओके, या तो अब आप यहाँ पर बोल सकते हो कि इसका ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन कितना होगा, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, इस ए के दो कंपोनेंट्स ले लेता हूँ, ठीक है। तो ए का एक कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा, ये थीटा ले लो, तो इस तरफ आ जाएगा ए कॉस थीटा, ठीक है। अब ये ए एक्स ए वाई करके नहीं लिखते, डायरेक्टली लिख लेते हैं, इस तरफ आ जाएगा ए साइन थीटा। ओके, नाउ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यदि मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ ए कॉस थीटा माइनस बी, इसका ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन आ गया, और नीचे की तरफ इसका ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन में कोई दिक्कत नहीं है, ए साइन थीटा ही रहेगा। सबसे पहले वेज के लिए लिखते हैं, वेज इस तरफ जा रहा है और इस तरफ नॉर्मल लग रहा है, तो n sin थीटा इज इक्वल्स टू एम बी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन नंबर 1 डाल लो। हाँ, इस वाले के लिए ये बात करें तो बेटा नॉर्मल इस तरफ लग रहा है, यस, और ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मैंने बात की है ना, तो नॉर्मल इस तरफ लग रहा है, तो नॉर्मल के दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे, एक ऊपर की तरफ आ जाएगा दैट इज n cos थीटा, और इस तरफ आ जाएगा n sin थीटा। डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं n sin थीटा इज इक्वल्स टू m a cos थीटा माइनस b, ठीक है। चीज वही है जो पहले किया था वही कर रहे हैं, ठीक है ना। तब ax ay लिखा था, अभी मैं डायरेक्टली a cos थीटा sin थीटा वगैरह एक साथ लिख के कर रहा हूँ, ठीक है ना, मतलब प्रॉपरली लिख के कर रहा हूँ। या
अब वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें बेटा, तो वर्टिकल डायरेक्शन में हमने क्या लिखा, नीचे की तरफ mg लगता है हमेशा, तो अभी भी mg लगेगा, तो नीचे के और लगा लो mg माइनस n cos थीटा, दैट विल बी इक्वल टू ma sin थीटा। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। ये 3 इक्वेशन तो हम लोगों को डायरेक्टली मिल गई, पहले भी मिली थी। अब बेटा नेक्स्ट इक्वेशन एक और जरूरी है, उसके बिना आपका काम नहीं हो सकता है ना, क्योंकि वेरिएबल कितने हैं, a b एंड n, 3 वेरिएबल्स है, a b n, यस ओके, 3 वेरिएबल्स 3 इक्वेशंस, वैसे तो हो जाना चाहिए। और साइन थीटा कॉस थीटा का ही तो प्रॉब्लम है उसके पास, यस ओके। इनको हम लोग एक और तरीके से रिलेट कर सकते हैं, वैसे तो ये हो चुका है, और एक mg sin थीटा इस तरफ होता तो mg sin थीटा इज इक्वल्स टू m इंटू ए, ऐसा हम लोग इसको लिख सकते थे, लेकिन ये रिलेटिव एक्सेलरेशन है ना, या ओके हो गया। एक इक्वेशन और हम क्या लिखेंगे, अभी तक जो फंसा हुआ था वो अभी सामने आया बेटा, ये अब मैं ले रहा हूँ रिलेटिव वाला, है ना, रिलेटिव वाला, ये m इंटू ए है, ठीक है, और या इसके ऊपर यदि हम लोग बात करें अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, है ना, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, तो नीचे की ओर लेट से इस तरफ इस पर mg sin थीटा फोर्स लग रहा है, एंड या mg sin थीटा इस तरफ, और सूडो फोर्स यदि हम लोग यूज करते हैं तो ये राइट, ये लेफ्ट पर जाएगा, तो सूडो फोर्स राइट पर डायरेक्शन में ही आना चाहिए, है ना। ओके ठीक है, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन की बात करूं, सिर्फ अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, तो एम ए नीचे की ओर, यहाँ पर वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कंसीडर किया होता था तब लगाना था, बाकी जरूरत नहीं है ना। ठीक है, हो गया है 3 इक्वेशंस, वेरिएबल भी 3 है, तो इससे सॉल्व करना आना चाहिए, बस इसको सॉल्व कर लिया तो आंसर आ जाएगा, है ना बेटा। किसी को कोई प्रॉब्लम, हेलो, इतना सबको समझ में आया? दोस्तों सर टाइम बहुत ज्यादा लग गया, लेकिन वही है जो ऊपर किया था वही चीज यहाँ पर है, बस यहाँ पर मैंने वेरिएबल्स कम यूज किए हैं, पहले ax ay और फिर उसकी फिर से वैल्यू रखो और इस तरह से सॉल्व करना पड़ता था, तो थोड़ा ज्यादा हो जाता था। अभी वही है, 3 वेरिएबल्स हैं, 3 इक्वेशंस भी है, और हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। थोड़ा कैलकुलेशन है, ट्राई करेंगे तो मेरे ख्याल से ये हो जाना चाहिए, ठीक है ओके। एक क्वेश्चन नंबर 1 पर बढ़े दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 बेटा आगे कर लोगे क्या? आपको करना क्या है बेटा, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, आपको एक्सिलरेशन ऑफ ब्लॉक पूछा है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वो क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात कर रहा है ना, एक्सिलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो बेटा वो है a cos थीटा माइनस b के बराबर, ठीक है ना, इसके बराबर आएगा जो यहां से मिलेगा आपको, है ना। ओके नेक्स्ट, एक्सिलरेशन ऑफ ब्लॉक इन y डायरेक्शन, तो वो ठीक है, वो डायरेक्टली a sin थीटा के बराबर ही आ जाएगा, दैट इज जस्ट a sin थीटा के बराबर ही है ना, ये दोनों आपको मिल जाएगा। कोई आपको पूछ रहा है कि एक्सिलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इन x डायरेक्शन, तो वो हमेशा 0 रहता है। एक्सिलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन y डायरेक्शन, तो आप इसको लिख सकते हो m मास ऑफ ब्लॉक इनटू ay अपॉन दोनों का मास ऐड कर लो, है ना, m1 a1 प्लस m2 a2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, इस तरह से आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा ऊपर वाली इक्वेशंस को, आपको आंसर जरूर मिलेगा, ठीक है। दैट्स ऑल, आगे बढ़े दोस्तों। आप देख सकते हो कि यहाँ पर यदि आप ऊपर जाओ ना इस वाले से n sin थीटा इज इक्वल्स टू mb और n sin थीटा इज इक्वल्स टू m a cos थीटा माइनस b, इससे आपको a और b में रिलेशन भी मिल जाएगा डायरेक्टली, है ना, a और b में डायरेक्ट रिलेशन, तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन, यू कैन सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, क्वेश्चन बेटा ऊपर जो सॉल्व किया था हमने सबसे पहले जो सॉल्व किया था वो सेम सॉल्यूशन था, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, लेकिन वहां पर क्या था, थोड़े वेरिएबल्स उलझ रहे थे, अभी यहाँ पर वेरिएबल्स मैंने कम रखे हैं, तो उससे ये आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दे रखा है, इन द फिगर शोन द मास ऑफ रॉड इज 10 kg, रॉड 10 kg की है और लेंथ 100 सेंटीमीटर की दे रखी है,
with some point masses tied to it at different positions. Okay, find the distance of the point A from which, if the rod is picked over the knife edge, it will be in the equilibrium. Okay, तो बेटा इक्विलिब्रियम, ये तो टॉर्क वाला आ गया, आपको टॉर्क थोड़े ना पड़ा है। हेलो, हाँ कोई बात नहीं, अपन सेंटर ऑफ मास वाली पोजीशन भी ले सकते हैं। वैसे तो सेंटर ऑफ मास वाली पोजीशन ले लो। यदि एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास से उसको हिंज किया तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वो नीचे नहीं गिरेगा। समझ में आ रहा है बच्चा लोगों, मेरी बात समझ पाए? तो आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें। रॉड का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पर होता है। तो इसका आपने मास कितना लिखा है, मास ऑफ द रॉड क्वेश्चन में लिखा हुआ है दैट इज 10 kg, है ना। तो ये मास ऑफ रॉड आ गया 10 kg। इसके बाद छोटे छोटे पार्टिकल्स डाल रखे हैं, तो यहाँ पर ये 15 kg का है। यहाँ पर ये वाला पार्टिकल यदि आप बात करो तो ये 20 kg का है। और नेक्स्ट यहाँ पर एक और पार्टिकल लिखा है दैट इज 7.5 kg। और नेक्स्ट पार्टिकल जो है वो 5 kg का यहाँ लिखा है 5 kg। सबकी डिस्टेंसेस आपको दे रखी है, ठीक है। आप एक काम कर सकते हो बच्चा लोगों, आप ना इसके सेंटर को, इस पूरी रॉड के सेंटर को आप एक बार के लिए ओरिजिन लेकर चल सकते हो। आप इसको ओरिजिन मान सकते हो, ठीक है। आप इसको यदि ओरिजिन मान लेते हो तो आपको इस तरफ जो भी डिस्टेंसेस है वो नेगेटिव और इस तरफ जो भी है वो पॉजिटिव, और इस तरह से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन फाइंड कर पाओगे। अब आप यदि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन फाइंड कर पाए तो आप क्या बता पाओगे कि वो ए पॉइंट से या सेंटर पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर है, आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो। या फिर आप ए को ओरिजिन मान के भी कर सकते हो, तो भी बहुत आसान होगा, ठीक है। तो आप क्या लेना चाहते हो वो आपकी इच्छा है। ये आपको दिया है 20 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक, कहाँ तक, एक मिनट, यहाँ से लेकर 7.5 तक। ओके, यहाँ से 7.5 तक आपको 50 सेंटीमीटर दिया है, और उसके बाद 5 kg वाला वो 15 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 15 सेंटीमीटर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आप ए पर भी ओरिजिन मानकर कर सकते हो। ए पर ओरिजिन मान के कर लो, तो क्या लिखोगे, x सेंटर ऑफ मास xcm दैट इज m1a1 वो 0 है, प्लस m2a2 15 इंटू 20 कर दो, प्लस m3a3 तो 50 प्लस 20 70 इंटू 70 इंटू 7.5। अभी रॉड का लिखना बाकी है ना, रॉड का लिखना बाकी है अभी। 5 इंटू ये कितना है बेटा, 20 प्लस 70 85 85 सेंटीमीटर। ओके, अब रॉड का लिख लो, रॉड का कितना है 10 इंटू 50 10 इंटू 50 डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो सबको ऐड कर लो, 20 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 7.5 प्लस 5। सॉल्व करोगे आपको डायरेक्टली ए पॉइंट से डिस्टेंस मिल जाएगी सेंटर ऑफ मास की, तो उसी पॉइंट पर उसको हिंज करो, नीचे नहीं गिरेगा, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत? यस या तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये जो एक्सीएम आएगा ना बेटा, इससे आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, क्योंकि आपने कहां पर ओरिजिन कंसीडर किया, ए पॉइंट पर। तो ए से ही पूछा है ना, तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाओ जल्दी से। A thin rod of length L is 3L sorry bent into L shape, ठीक है। Okay, locate the center of mass of the arrangement with respect to the corner। कॉर्नर मतलब ये साइड वाला, ओके कॉर्नर, ठीक है। तो बेटा जी यहाँ पर आपके सामने क्लियरली डिक्टेटेड है कि ऊपर की तरफ 2L और नीचे की तरफ L लेंथ है ना। तो ये तो 2L लेंथ हो गई और ये L लेंथ हो गई, और आपको किसके रेस्पेक्ट में बताना है, कॉर्नर के रेस्पेक्ट में बताना है। तो ये x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है, और ये रहा कॉर्नर, इसको ओरिजिन मान के चल लो। तो बेटा यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा L/2 पर, तो L/2 0 है ना, L/2 0 पर इसका सेंटर ऑफ मास आ गया, और इस वाले का सेंटर ऑफ मास कहाँ हो जाएगा 0, L पर, ठीक है। बस, तो अब आपको क्या करना है, आपको पता चल गया कि बेटा यदि मैं इनके मास की बात करूं तो यदि टोटल मास इनका मान लिया 3m है, मान लिया 3m टोटल मास है, तो इस तरफ वाले पार्ट का मास हो जाएगा m, और जो ऊपर की तरफ वर्टिकल वाले पार्ट का मास हो जाएगा 2m, है ना। हम डायरेक्टली यहाँ पर बोल सकते हैं RCM इज इक्वल्स टू m इंटू L/2 I कैप प्लस 0j कैप प्लस 2m into 0 I cap plus LJ cap
डिवाइड बाय टोटल मास 3m, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल रहा है आंसर L/6 i कैप प्लस 2L/3 j कैप, ठीक है। ये आ गया सेंटर ऑफ मास का पोजीशन। अभी L की वैल्यू आपको 1.2 दे रखी है, तो डाल दो 1.2, तो 0.2 i कैप प्लस 0.8 j कैप। क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम? आंसर आ गया, ठीक है ना। तो 1 और 7 भी मैंने ऐड कर लिया। आई थिंक अभी किसी को कोई डाउट नहीं रहेगा। सर इन 5th and 6th क्वेश्चन द आंसर इज नॉट मैचिंग। बेटा सबका मैच नहीं हो रहा है क्या? किसी का मैच हुआ है? क्वेश्चन नंबर 5 and 6 क्या आंसर मैच हुआ है? नो सर। नो, Yes, sir, नॉट match हुआ है। मैचिंग। यस सर हुआ है। Yes, sir, हुआ है। हुआ है। ओके बेटा, बहुत सारे बच्चों का मैच हो रहा है, ठीक है। तो आप एक बार चेक कीजिएगा, जरूर मैच होगा, ठीक है। कैसे करना है बेटा? जैसे डिस्क का डेरिवेशन करते थे उस टाइप से भी आप इसको कर सकते हो, है ना। तो एक्स डायरेक्शन का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सिमेट्री है, सिर्फ वाई डायरेक्शन का ही आपको देखना है। तो बेटा जी आप क्या करो, एक छोटा सा सेगमेंट मान के और उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे, जैसे कि आप डेरिवेशन करते थे किसका, सेमी सर्कुलर डिस्क एंड सेमी सर्कुलर रिंग का आप डेरिवेशन करते थे ना, बिल्कुल उसी तरह से आप इसका डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। क्या मेरी बात समझ पाए? आपका आंसर जरूर आएगा, ओके। Yes, sir. एक बार ट्राई कीजिएगा। या तो क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 आप एक बार ट्राई कीजिएगा, जरूर मैच होगा, है ना। नेक्स्ट मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर कौन सा पूछा था आपने? 10 एंड 13, है ना। 10 एंड 13, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते पहले, और टाइम बचेगा तो ये 6 7 भी लास्ट में कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है? स्मॉल स्फीयर of radius r is held against the inner surface of the large hollow sphere of, okay, 6r। अब आपको बोला है द masses of the large and small sphere 4m and 3m, ठीक है। 4m and m only, हाँ। This arrangement is placed in the horizontal table and there is no friction between the surface of contact. The small sphere is now released। जैसे उसको रिलीज करते हैं तो ऑब्वियसली नीचे आएगा वो। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ लार्ज स्फीयर when the small sphere reaches the opposite extreme position। बेटा अपोजिट एक्सट्रीम पोजीशन, तो आप एक बात ध्यान रख सकते हो, देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में आप यहाँ पर इसका सेंटर कंसीडर कर रहे हो, पूरे सिस्टम को आपने हॉरिजॉन्टल में रखा, और यहाँ पर ना ये टोटल डिस्टेंस ये वाली जो है ये 6r है, और यहाँ पर एक छोटा वाला ब्लॉक एग्जैक्टली दोनों का वी कैन से सेंटर सेम प्लेन में, ठीक है। इस वाले का मास 4m है और इस छोटे वाले का मास m है, ठीक है। अब हो क्या रहा है बच्चों, यहाँ से इसके सेंटर की डिस्टेंस कितनी लग रही है आपको? यहाँ से इसके सेंटर की डिस्टेंस आप बोल दोगे 6r में से r माइनस कर लो, तो ये कितना आ जाएगा 5r, ओके। जैसे ही आप इसको रिलीज करते हो, है ना, जैसे ही आप इसको रिलीज करते हो तो बेटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यदि कोई फोर्स नहीं है तो उनका सेंटर ऑफ मास जिस पोजीशन पर था उसी पोजीशन पर रहेगा। आर यू गेटिंग? तो आप ये बोल सकते हो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम यदि इस स्मॉल ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट, है ना, स्मॉल ब्लॉक का यदि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट यदि आप इस तरफ लेते हो, लेट्स से इसको आप एक्स एस बोल लो, और बड़े वाले स्फीयर का आप इस तरफ तो उसको एक्स एच एस यानी कि हॉलो स्फीयर, ठीक है, ऐसा ले लो आप। तो वो क्या रहना चाहिए, इन दोनों का हम बोलेंगे कि वैल्यू जो है मतलब m इंटू एक्स एस एस शुड बी इक्वल टू 4m इंटू एक्स एच एस। ये दोनों जो है वो क्या रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए। डू यू एग्री? क्योंकि हॉरिजॉन्टल में एक्ससीएम क्या रहना चाहिए, एक्ससीएम शुड बी उसका डिस्प्लेसमेंट जो है ना, डेल्टा एक्ससीएम शुड बी 0, मतलब एक्स डायरेक्शन में इनका सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट 0 होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ पाए दोस्तों? क्या मेरी बात समझ पाए? यस।
मैंने ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लिखा है ये, है ना। हेलो दोस्तों, क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? अब ये ऑपोजिट एक्सट्रीम पर पहुंच रहा है ना। कहाँ पहुंच रहा है? ऑपोजिट एक्सट्रीम पर। तो आप ये समझ लो कि यहाँ था और यहाँ आ रहा है। तो बेटा वैसे देखा जाए तो इस होलो स्फीयर के कंपैरिजन में इसका सेंटर ऑफ मास कितना मूव किया? टोटल 12 आर था, उसमें से 2 आर माइनस कर लो, 10 आर ये डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, है ना। तो आप यहाँ पर बोल सकते हो एक्स होलो स्फीयर प्लस एक्स सॉलिड स्फीयर, इन दोनों का सम जो है वो 10 आर के बराबर आना चाहिए। ठीक है, दोनों का सम कितना आना चाहिए? 10 आर के बराबर आना चाहिए। तो इससे क्या हो जाएगा? आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक है, समझ पाए? क्लियर? ये जो भी चीजें ली हैं हमने सारी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ली हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ओके, हो जाएगा? किसी को कोई प्रॉब्लम? सर आप बोलो वापस दोस्तों। बता सकते हो एक्स लास्ट इक्वेशन? या बेटा इसमें ये एल क्या चीज है? एक मिनट, हाँ, ये एल किस चीज को लिया है इन लोगों ने? वेट, हाँ, क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस आर हेल्ड अगेंस्ट द फोरम, ठीक है। देयर इज नो फ्रिक्शन, द स्फीयर इज नाउ रिलीज इन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर कोऑर्डिनेट्स ऑफ है, मास ऑफ द। क्या हुआ बेटा? कोऑर्डिनेट्स है। हाँ, कोऑर्डिनेट्स है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपसे क्या पूछा है फाइनली? आपसे पूछा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ लार्ज स्फीयर। तो बेटा आपको बस ये फाइंड करना है कि लार्ज स्फीयर कितना मूव करेगा, यानी कि एक्स एच एस आपको पता चल गया, तो आप उसको क्या करोगे? एल में ऐड कर लोगे, राइट। आप उसको एल में ऐड कर लोगे, तो एल प्लस एक्स होलो स्फीयर, ये आपका आंसर होगा। ठीक है ना, ये आपका आंसर होगा, फाइनल आंसर। ठीक है, हाँ। अब क्या पूछ रहे हो बेटा? आप पूछ लो फटाफट से, क्या पूछ रहे हो? हेलो, कुछ नहीं सर, समझ आ गया। समझ आ गया ना? हाँ, ठीक है। तो ये होलो स्फीयर का सेंटर ऑफ मास का पूछा था, तो हम बोल देंगे कि सेंटर ऑफ मास ऑफ होलो स्फीयर विल बी दिस। आई होप यहाँ से आंसर आसान है बहुत, अब कुछ बचा ही नहीं है इसमें, खत्म हो गया है। और क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 भी सॉल्व करना है। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12, ठीक है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पर। हाँ बेटा, यस। आप पहले 12th कर सकते हो तो। हाँ जी बेटा, 11th आपने ही पूछा था, ये किसी और ने? तो मैंने पूछा था। आपने बताना है बेटा 11। यस सर, उसमें डाउट है। ओके, सर 11th किस हमने टाइप का क्लास में ब्लॉक है किया क्वेश्चन है। नंबर 11 में? हमने क्लास हेलो, में किया। क्लास में किया है? यस। हेलो, यस सर, क्लास नोट्स का पार्ट है। ओके, क्लास नोट्स में किया है, ठीक है। तो मैं एक बार इसका हिंट दे दूं डायरेक्टली तो भी चलेगा क्या? यस सर। हाँ, मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट हिंट दे रहा हूँ ऑरली। टू ब्लॉक्स ईच ऑफ मास m कनेक्टेड बाय आइडियल स्ट्रिंग एंड प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ वेज एज शॉन। एक वेज के ऊपर इस तरह से रखे हुए हैं, फुली आइडेंटिकल। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू ब्लॉक सिस्टम इज। बेटा टू ब्लॉक सिस्टम का यदि सेंटर ऑफ मास की बात करें, है ना, हम बात करेंगे कि इन दोनों पर जो या आप दोनों को एक काम कर सकते हो ना, वेज तो फिक्स है, तो आप डायरेक्टली दोनों का एक्सेलरेशन फाइंड कर लो। दोनों का एक्सेलरेशन आपके पास आ जाएगा, फिर आप क्या करोगे? आप उनका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन फाइंड कर लोगे। ठीक है, हेलो, क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? अरे m1 a1 प्लस m2 a2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, दोनों के कंपोनेंट्स ले लेना हॉरिजॉन्टल में एंड वर्टिकल में। ठीक है, तो इट विल बिकम वेरी इजी। यस, क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? यस ये सर। ये काफी इजी है। आपको एक बार तो इनका देखो, ये तो फिक्स्ड है, ये मूविंग मूविंग होता तो सोचना पड़ता, ये तो फिक्स है। तो लेट्स से इसका एक्सेलरेशन इस तरफ ए, तो इसका इस तरफ ए। अब आप क्या करोगे? मान लो कि ये एक्स डायरेक्शन है और मान लो कि ये वाई डायरेक्शन है, ठीक है। तब आपको करना क्या है? आपको दोनों का एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट लेना है, और फिर आप क्या कर लोगे? m1 a1 प्लस m2 a2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, समझ रहे हो ना? m1 a1 प्लस m2 a2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, तो एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन आई कैप जी कैप की फॉर्म में दो एक रिजल्टेंट सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड ले लो, यू विल गेट
ओवर, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बोला है a ladder of length 5 centimeter inclined with vertical wall slipping over the horizontal surface with the velocity of 2 meter per second, ठीक है, where the q is at a distance of 3 meters from the ground, from the ground, q तो ground पर ही है, ठीक है, कोई बात नहीं। Calculate the velocity of the center of mass of the rod at this moment. Okay, when q is at 3 meters from the ground, ये क्या मतलब है इसका, ये एक मिनट, ठीक है देखते हैं, जस्ट अ मिनट दोस्तों। यहाँ पर लेट से आपको ऐसे दिया है कि एक लैडर है जो इस तरह से रखी हुई है, और सर क्वेश्चन में वो 5 और सेंटीमीटर फॉर 5 मीटर्स है, राइट? एक मिनट अ बेटा, लैडर ये ऑफ वाली डिस्टेंस एक बार के लिए एक मिनट रुकना, ये पी दिया है, ये क्यू दिया है, ये 3 मीटर्स दिया है, और बेटा ये वाला एंड ना इस तरफ लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। क्वेश्चन में कुछ लैंग्वेज में प्रॉब्लम लग रही है, जस्ट अ मिनट। हाँ, a ladder PQ of length 5 सेंटीमीटर, अरे ये ऐसा कैसे हो सकता है, हाँ सर ये 5 5 मीटर होना मीटर्स चाहिए था, है ना, 5 मीटर समझ है। रहे हो। हाँ बेटा, इसकी पूरे की लेंथ 5 मीटर है ना, तो ऐसी कंडीशन में उस मोमेंट पर इसकी लेंथ 4 मीटर हो जाएगी, ठीक है। ट्रायंगल तो आ गया अपने पास। अब ये आपको बोला है कि vertical slipping over the surface, calculate the velocity of center of mass of rod at this moment when q is at a distance of 3 मीटर। यानी कि q जब 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर पहुंचता है ना, तो उस वक्त आपको बताना है कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है। ओके बेटा, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है, इस एंड की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड लिखी है, और यहाँ वाले एंड की ऑब्वियसली वेलोसिटी नीचे की तरफ आ जाएगी, राइट, इस तरफ। एग्री ऑल ऑफ यू। तो अब आपको क्या बता रहा है बेटा कि आपको सिर्फ और सिर्फ इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को बता रहा है, या तो ठीक है। हाँ जी, तो इस वाले पार्ट के लिए आप क्या बोलोगे बेटा, इसका नीचे की तरफ वेलोसिटी कितना है, कोई बता सकता है। सिर्फ कंस्ट्रेंट रिलेशन यूज करना है, ठीक है, कंस्ट्रेंट रिलेशन यूज करके इस वाले पार्ट का हम लोग नीचे की ओर एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। हम चाहें तो इसका सेंटर ऑफ मास का नीचे की ओर एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं, राइट। एग्री ऑल ऑफ यू। बट आपको रोटेशन चैप्टर नहीं पढ़ा है, उन सब चीजों को मैं यदि नहीं यूज करूँ तो इसको कैसे कर सकता हूँ। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड एट दिस मोमेंट। सर इसमें हम लोग dy/dt निकाल सकते हैं ना? हाँ वही करके करना पड़ेगा, है ना, वही सोच के वही मान सर के करना पड़ेगा। सर मैंने किया ये डिवाइड बाय बेटा dt ये करके, एंगल तो थीटा, आंसर ए आ रहा है, बी नहीं आ रहा। कोई दिक्कत नहीं है ना, tan थीटा आ गया 53 डिग्री। ये वाला बेटा 2 मीटर पर सेकेंड है बेटा रॉड के, है ना। हाँ ये सॉल्व हो गया, वैसे इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो रॉड के अलोंग यदि मैं बात करूं तो वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना आ रहा है, ये भी थीटा ना, 2 cos थीटा। एग्री। हेलो दोस्तों, क्या है आपको समझ आया। ओके तो बेटा ये 2 cos थीटा है, इसका मतलब इस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जो होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, एंड दैट इज 2 cos थीटा के बराबर, राइट। अब हमें क्या करना है, इसके कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे 2 cos थीटा के। यस दोस्तों, या तो 2 cos थीटा के हम लोग कंपोनेंट्स ले सकते हैं, तो वो कितना आ जाएगा। वैसे यदि रोटेशन से करना होता तो ये करना बहुत आसान होता। 2/cos थीटा आएगा ना? सर वो रोटेशन वाला हमें समझ में आ जाएगा क्या? क्या बेटा, रोटेशन वाला सर वो आपको रोटेशन समझ में वाला नहीं मेथड आएगा। हमें समझ में आ जाएगा? नहीं बेटा अभी नहीं आएगा, है ना, ओके सर। अभी नहीं आएगा समझ में, ठीक है। हाँ जी, सर सर्कुलर का कोई कॉन्सेप्ट से यूज कर सकते हैं क्या?
हाँ, इसको सर्कुलर के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। एक मिनट रुको, सोचने दो, वहाँ देखते पे हैं। 2 अपॉन cos थीटा आया सर्कुलर कैसे करेंगे, मतलब सर्कल में घूम भी नहीं रहा है। एक मिनट बेटा, हाँ, रुको 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 बच्चा रुको। देखो, इसकी नेट वेलोसिटी यहाँ पर v नीचे की ओर होगी। एक मिनट में पहले इसके एंड्स की वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं ना अपन। एंड्स की वेलोसिटी चलेगा। तो बेटा ये इस तरफ और ये इस तरफ, तो बेटा ये आएगा कितना, v साइन थीटा, है ना। और v साइन थीटा की वैल्यू 2 cos थीटा के बराबर होनी चाहिए। v साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos थीटा। क्लियर। तो हम बोलेंगे कि v की वैल्यू यानी कि p पॉइंट की वेलोसिटी, तो p पॉइंट की जो वेलोसिटी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, vp विल बी इक्वल टू 2 अपॉन tan थीटा या 2 cot थीटा लिख सकते हो, ठीक है। तो 2 cot थीटा, तो ये कितना आ जाएगा 3/2, यानी कि 1.5 मीटर पर सेकेंड। इज इट फाइन? क्या है ठीक है? किसी को कोई प्रॉब्लम? हेलो। चलो, ये एंड्स की पूछी होती तो ऐसे करते हैं, उसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात ये है कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है। तो सेंटर ऑफ मास की यदि वेलोसिटी की बात करें तो इसका, या ओके, इसको कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन, यार रोटेशन वाले मेथड से इसको करना बहुत आसान था, लेकिन इस वाले मेथड से इसको कैसे करें वही हम सोच रहे हैं। जस्ट अ मिनट रुकना। या यदि मैं इसके एंड को और यही सेम फाइवर क्वेश्चन ऐसे कैलकुलस में सिखाया था, मतलब कैलकुलस उससे में रिलेट सिखाया कर था। सकते हो। हाँ सर हाँ, एक्स और अच्छा, वेक्टर। मतलब वो उसमें तो पूरा ज्योमेट्री से होगा, राइट? L square is equal to x लेकिन square इसमें plus मास y क्या, square। उसको इससे कैसे रिलेट कर। बेटा मास होने से तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। यदि ये कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता तो प्रॉब्लम होती है हमारे लिए, ठीक है। तो वैसे देखा जाए तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि अ, अच्छा ठीक है, मैथ्स वाले मेथड से कर लेते हैं। बेटा ये पूरा, वैसे आपको थीटा तो पता चल ही गया है, सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है। तो आप एक काम कर सकते हैं बेटा, कि यहाँ से इसकी डिस्टेंस हो गई x, और यहाँ से इस वाले पॉइंट की डिस्टेंस हो गई y। क्लियर। अब आप रेट ऑफ चेंज ऑफ x और रेट ऑफ चेंज ऑफ y फाइंड कर सकते हैं आराम से, है ना। सर वो और तो आप, हम लोग पाइथागोरस यूज करके हम हाँ सर वही पाइथागोरस से ही कर रहे हैं इसको, है ना, वही कर रहे हैं, ठीक है। वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाद में डिफरेंशिएट किया तो सर आंसर आ रहा है। आ रहा है, बिल्कुल आएगा, है ना, वही कर रहे हैं। यस, हाँ ठीक है। हाँ, तो कर लोगे क्या आप लोग? इट इज इजी ओनली, इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, ठीक है ना। या तो बेसिकली ये एक्स और वाई, आप यदि इसकी बात करो, एक मिनट, ठीक है, करने का तरीका तो वही रहेगा, पाइथागोरस यूज करके ही करना है बेसिकली। देखो, आपको ये पूरा तो पता है ही कि इसकी यदि 2 मीटर पर सेकेंड है, और ये आपने x ले लिया, और ये आपने y ले लिया, तो वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर होता है। स्क्वायर पूरे को डिफरेंशिएट करोगे तो एल स्क्वायर का तो आपको 0 मिल जाएगा। यहाँ पर 2x dx by dt इज इक्वल्स टू 2y dy by dt। ये तो आपको वही आ गया जो पहले हमने किया था ना, ये वही चीज है ना। तो vx तो लेकिन मतलब इससे कि, मिड पॉइंट का कैसे निकालेंगे हम लोग? हाँ इसका मिड पॉइंट से निकालना है तो बेटा सर उसके लिए लिमिट्स आप, में ऐसे कुछ अरेंज करेंगे क्या? बेटा आप लिमिट्स में भी अरेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट सो मैं देखो मैं आपको एनिटेट एक कर और सकता हूँ तरीका, क्या, थोड़ा सा आइडिया, हाँ मतलब पता नहीं। सो करूँ? एक मिनट बेटा रुको। सर सिमिलैरिटी से आ जाता है एक्चुअली। आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है ना। इसको सर लिमिट, मतलब अगर ऐसे हम लोग ने बना दिया ऐसे, हाँ और फिर ऐसे कुछ, सर तो फिर हम लोग इस पार्ट के, ये भी थीटा हो जाएगा ना सर? हाँ, आप लिमिट से इसको कर सकते हैं बेटा, ठीक है, लिमिट से भी इसको कर सकते हैं। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ बेटा कि यहाँ इस पॉइंट का x, इसको मैंने x मान लिया लेट्स से, और इस वाले को मैंने y मान लिया, ठीक है। तो अभी हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ x और रेट ऑफ चेंज ऑफ y, है ना, वो फाइंड कर सकते हैं।
डू यू एग्री? हेलो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स एंड हाँ ये एक्स है और ये ऊपर वाला जो था वो वाई था। सर हम लोग इस पॉइंट का यहाँ पे। एंगुलर वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं हाँ, अगर उससे कुछ आपको मिल रहा है एंगुलर तो। वेलोसिटी वाला वो सब कुछ आता है ना? हाँ सर, लाइक हम लोग अगर इस पॉइंट को लेंगे सर तो ये हो जाएगा हाँ tan हाँ हाँ, थीटा इज बिल्कुल। इक्वल टू ये हमारा, इसको y ले लो और इसको x ले लो, इज इक्वल टू y अपॉन x। और हमें पता है कि ये सेंटर ऑफ मास तो मिड पॉइंट पे ही रहेगा ना यस। सर। और ये पूरा हमारा दिया हुआ था कि ये 5 मीटर्स है, क्योंकि ये 4 था ये 3 था सर, तो ये 2.5 हो जाएगा यस। सर। और फिर अगर हम लोग ने इसको डिफरेंशिएट कर दिया दोनों साइड पे तो ये हो जाएगा हमारा sec तो स्क्वायर थीटा एंगुलर इंटू वेलोसिटी यदि आपको आता है तो बस हम कर सकते हैं, फिर तो हमें रोटेशन ये की डी जरूरत थीटा नहीं बाई डी टी, और फिर मतलब ये y और x का भी पड़ेगी। डिफरेंशिएशन हो जाएगा। यस बेटा, यदि आप एंगुलर वेलोसिटी वाले कॉन्सेप्ट से करते हो तो भी आसान हो जाता है। आप कोई भी एक पॉइंट को एक पर्टिकुलर मोमेंट के लिए आप हिंज मान सकते हो, है ना, एक पर्टिकुलर मोमेंट के लिए, राइट? तो उसके रिलेटिव इसकी वेलोसिटी यहाँ पर आप लिख सकते हो, ठीक है ना? तो बेटा ये कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड सर है ना इस एंगुलर तरफ? वेलोसिटी मिल जाएगा तो फिर मतलब हाँ, वो भी आना चाहिए फिर। यस, बिल्कुल। बेटा सर अगर एंगुलर उस वेलोसिटी पॉइंट का आप वो किसी हिंज भी मान लिया तो फिर। बेटा एंगुलर वेलोसिटी आप किसी भी पॉइंट के अबाउट लेते हो तो वो सेम ही आएगा, राइट? हाँ सर, और फिर ओमेगा स्क्वायर इंटू आर कर देंगे हम लोग। यस। बेटा ये 1.5 मीटर पर सेकेंड और ये 2 मीटर पर सेकेंड। यदि मैं इस पॉइंट को यदि रेस्ट में मान लूं तो इसके रिलेटिव यदि अपन बात करें, है ना, इस पॉइंट के रिलेटिव यदि बात करें तो बेटा ये वाला है, तो इस तरह से बोलना सही नहीं रहेगा, जस्ट अ मिनट। ठीक है, फिर सर आप एंगुलर वेलोसिटी वाले मेथड से कर लो इसको, है सर ना, v इक्वल्स टू आर ओमेगा लगा के। हाँ जी बोलो। हेलो। सर जो मास है, जो सेंटर ऑफ मास है, अगर हम उसको डीएल माने तो हम लोग उसको मतलब एल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिफरेंशिएट करके कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, यस, बिल्कुल कर सकते हैं। आप यदि एक मिनट, हाँ यहाँ पर मैंने ये ड्रॉ कर दी रॉड, ठीक है। आपको जो डायमेंशंस दिए वो सिर्फ एंगल के लिए दिए थे, 53 डिग्री है, इसको आप थीटा भी लिख सकते हो अभी के लिए, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस y, इन दोनों को यूज करके अपन डायरेक्टली जो मैंने ऊपर फाइंड किया है ना 1.5 मीटर पर सेकेंड, वही यहाँ से भी मिल जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, तो यहाँ पर आपको वही चीज सेम मिल रही है, यहाँ पर x dx by dt इज इक्वल टू y dy by dt। इससे आपको क्या है कि इस ऊपर वाले इस एंड की वेलोसिटी नीचे की तरफ मिल गई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम लोग ना यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को ले लेते हैं, लेट्स से ये यस ओवरऑल वो वैल्यू तो है। मिड पॉइंट ही हो जाएगा सेंटर ऑफ मास। हाँ यस, वो सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, वही मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। सर और वो एंगल भी थीटा हो जाएगा तो फिर वो यस tan थीटा को अगर डिफरेंशिएट कर देंगे तो एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा। और यस अगर एंगुलर वेलोसिटी आ गई और हमें वो लेंथ भी पता है वो पॉइंट ऊपर वाले पॉइंट से, तो यस, फिर रेडियस भी पता है हम लोग को, तो रेडियस भी मिलना पता है, चाहिए वेलोसिटी। मिल जाना चाहिए, यस सर। है ना, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा बाय आर, ओमेगा यस, इनटू आर, सॉरी। हाँ बिल्कुल, उस तरह से भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल। ओके, हम लोग इस वाले मेथड से सोच रहे हैं कि इसमें हम लोग क्या करें, ये यहाँ से यदि मैं सिर्फ यहाँ की बात करता, सर आप ये निकाल सकते हो क्या लेकिन एक सेकंड के लिए, ये और dy बाई dt वो सब। dy बाई dt तो वेलोसिटी हो गई ना बेटा, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, ठीक है। और वो इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी हो गई, कहने का मतलब ये q की वेलोसिटी हो गई, ये वेलोसिटी ऑफ q है, और ये वेलोसिटी ऑफ p हो गई dy बाई dt। सर समझ आ मैं रहा है? सर मैं एनोटेट करूँ वापस से एक सेकंड। हाँ, सर एक सेकंड। सर जो ऐसे है हमारा। और y बाय x क्या है, tan थीटा है, ठीक है ना, हाँ यहाँ पर सर, आप और फिर हम tan लोग थीटा, एक वो मिड पॉइंट पे एक हॉरिजॉन्टल बनाते हैं और इसको हाँ से थीटा मान लेते हैं सर। तो फिर ये इसका हो जाएगा tan थीटा, और ये इसको ये y और x तो निकल जाएगा क्योंकि निकल एंगल पता जाएगा, है, लेंथ भी पता है पूरा। यस यस, tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x, तो अगर डिफरेंशिएट किया दोनों साइड्स पे, एक सेकंड सर, पेन मोड के रखिए। हाँ सर, सर एक सेकंड ड्रॉ। इन चीजों को, सर एक सेकंड, मेरा ये चल नहीं रहा। हाँ 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 ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ सर, अगर इसको d बाई dt कर दिया, हाँ
अरे सॉरी नहीं, एक सेकंड नोटेट। हाँ सर, अगर इसको डी बाई डी टी कर दिया दोनों साइड पे, डी बाई डी टी, सर तो राइट हैंड साइड चेन रूल से हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, यस और राइट हैंड साइड हम लोग चेन रूल से भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कर सकते हैं हाँ। सर तो फिर उससे कुछ तो मतलब y और x के, एक तो y होगा और फिर कोई फंक्शन ऑफ dy बाई डी टी ऐसे कुछ, माइनस x Yes. इंटू डी एक्स बाई डी टी ऐसे कुछ तो आ जाएगा सर। ले और ये हाँ। ये जो वेलोसिटीज है हम लोग इधर से कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ और डी थीटा बाई डी टी तो ये तो ओमेगा है ना, और हम लोग को सेक्स बाई थीटा भी पता है क्योंकि वो तो कांस्टेंट है ये पता है instant पे। बिल्कुल। सर तो फिर मैं पूछ रहा हूँ, अगर हम लोग को ओमेगा पता है और हमें ये वाला डिस्टेंस पता है जो 2.5 मीटर्स है, तो फिर हाँ। हम लोग वेलोसिटी को ऐसे ओमेगा इंटू आर लिख सकते हैं क्या डायरेक्टली? या एक मिनट, हमें पता है तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा लिख सकते हैं, बट बेटा अच्छा ठीक है। यहाँ पर एक मिनट, इतना सोचने की बजाय हम ये भी तो बोल सकते हैं बेटा कि इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो ओरिजिन से x/2 डिस्टेंस पर है और y/2 मतलब x/2 y/2, यस और नो? हेलो। हाँ सर, मैं That's यही all. मेथड बोलने वाला था सर। हाँ तो ये सर तो बाद एक में तरह से डिफरेंशिएट किया y स्क्वायर हाँ, तो ये तो डायरेक्ट आ गया। हाँ यदि मैं सर, यहाँ बाद में 2y हाँ, बिल्कुल 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 है ना, सही बात है। तो एक तरह से हम लोगों को इनकी वेलोसिटी यहाँ से मिल जाएगी फिर तो, है ना। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये सब कुछ आ गया, x/2 और y/2 में रेट ऑफ चेंज फाइंड करनी है ना बस। तो x और y में जो भी रेट ऑफ चेंज है तो x/2 एंड इसकी रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगी, उसकी हाफ होनी चाहिए राइट। या बिल्कुल। ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो लेट्स से यदि वो 1.5 आया था तो एक तो आ गया है एक मिनट हाँ, तो हॉरिजॉन्टल में तो 1 आ गया और ये 0.75। ओके बेटा ये एक मिनट हाँ, यदि इनको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 1.75 से कम बट 1 से ज्यादा वाला आंसर होना चाहिए, तो इसका बी आंसर आना चाहिए। बी आ रहा है क्या इसका आंसर? हेलो। हाँ सर बी आ रहा है। हाँ सर भी। यस यस यस, हाँ बेटा ये वैसे ही हो गया है ना, डायरेक्टली हो गया। देखो ये मैंने पी और क्यू दोनों से फाइंड किया ना, तो आप क्या करो, आप ना इसको कोई भी एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में भी इसको लेके सॉल्व कर सकते हो, v इज इक्वल टू आर ओमेगा लेके, है ना, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। या फिर आप इसको x/2 और y/2, तो रेट ऑफ चेंज जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, सारी डिस्टेंसेस हाफ होने के साथ साथ यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, समझ रहे हो ना। रेट ऑफ चेंज भी क्या हो गई, हाफ हो गई, ठीक है। सर बट कौन सा इक्वेशन यूज करें आप बता सकते हो? सर मैंने आ, ये डिफरेंशिएट करके, सर एक ही सेकंड सर मैं भी एनोटेट करता एक मिनट हाँ रुको बेटा, ये इस तरफ 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और ये इस तरफ 1.5 मीटर पर सेकेंड, ओके। और लेट से यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस है l। बेटा हम जानते हैं कि ये यदि ओमेगा से घूम रहा है ना, कितने से घूम रहा है, ओमेगा से, तो ओमेगा से घूम रहा है तो v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है, और इसका सेंटर किससे घूमेगा, तो v इज इक्वल्स टू ओमेगा l/2 से, तो मतलब इसके सेंटर की वेलोसिटी इस तरफ कितनी हो गई, 1 मीटर पर सेकेंड से, और ये इस तरफ कितने से हो गया बेटा, तो ये 1.5 डिवाइड बाई 2 0.75 मीटर पर सेकेंड, समझ रहे हो। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है। तो v इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 स्क्वायर, तो 1 रह जाएगा, और ये 3/4 का स्क्वायर अपन इसको लिख सकते हैं, है ना। यदि ऐसा लिखता हूं तो मुझे मिलता है ये 25/16 का रूट, और वो हो जाता है 5/4, और ये होता है 1.25 मीटर पर सेकेंड। मैं यही वाला अप्रोच बताना चाह रहा था, लेकिन बस वही था कि मुझे ये था कि आपको ये एंगुलर वेलोसिटी वाली चीज समझ में आएगी या नहीं आएगी, समझ आ रही है मेरी बात? हेलो बच्चों, मेरी बात समझ आई Yes, क्या sir. आपको, मैंने सर क्या एक ही किया? देखो मैंने सर मैंने है ना थोड़ा रोटेशन वाला मेथड यूज किया। देखो मेरी बात सुनो, एक मिनट बेटा, हाँ एक मिनट। पहले हमने वीपी और वीक्यू में रिलेशन निकाल लिया, ठीक है। चाहे आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर से करो,
चाहे ऊपर यहाँ पर इस मेथड से किया है चाहे ऐसे करो, दोनों ही मेथड सही है ना, दोनों ही मेथड सही है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। इस पॉइंट की वेलोसिटी आपको नीचे की तरफ मिली 1.5 मीटर पर सेकेंड, और इसकी वेलोसिटी आपको इस तरफ मिली और वो कितनी मिली आपको 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, कोई बात नहीं। अब आप क्या कंसीडर कर रहे हो कि आप किसी भी पॉइंट के अबाउट बात करो तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी, रॉड की एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा हम लोग लिख सकते हैं। तो लेट अस कंसीडर कि ये ऊपर वाला पॉइंट है ना, ये रेस्ट में, ऐसा मान लिया तो बेटा ये यदि रेस्ट में तो इसके रिलेटिव इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, तो राइटवर्ड 2 मीटर पर सेकेंड है। अब ये बेटा अनोटेशन मत करो आप बेटा, ऊपर की तरफ ये 1.5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी अबाउट दिस पॉइंट पी। कैन वी कंसीडर? हेलो, यस सर। यस, मैं क्या कह रहा हूँ, पी पॉइंट के अबाउट हम क्यू की वेलोसिटी देख रहे हैं। पी पॉइंट पर जाकर ऑब्जर्वर बैठ गया तो क्यू की वेलोसिटी उसको कुछ ऐसी नजर आएगी। ओके, और हम मान लेते हैं कि ये जो है ये ओमेगा है, कितना है, ओमेगा है ना। तो यदि हम लोग यदि इसकी बात करें तो इसकी सेंटर, इसकी वेलोसिटी कुछ भी आती होगी, ऐसा करने पर इसकी वेलोसिटी कुछ भी आएगी, है ना। तो बेटा इसकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, v इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू एल होता है। तो बेटा इसकी v cm कितना हो जाएगा, v cm विल बी ओमेगा एल बाई टू, जस्ट उसका हाफ, है ना, एंगल सेम ही रहेगा। तो फिर से उसके कंपोनेंट्स लोगे तो आपको क्या मिलेंगे, एक तरह से ये सारी चीजें हाफ हो गई। समझ में आया आपको? क्या मेरी बात समझ पाए आप? यानी कि इन वेलोसिटीज को हाफ कर दो तो आप v cm का x कंपोनेंट जो है आपको 2 का हाफ 1 मीटर पर सेकेंड मिलेगा, और v cm इन y डायरेक्शन वो आपको 1.5 डिवाइड बाय 2 मिलेगा, यानी कि 0.75 या 3, इसको आप 3/4 भी लिख सकते हो। ठीक है, अब आपको नेट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखना है तो क्या लिखोगे, बोलिए? यस यस, रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, है ना। तो रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 3/4 का स्क्वायर, तो ये आपको मिल रहा है 5/4, यानी कि 1.25 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर। इजी, समझ यस आया? सर, मेरा मेथड आप सुन सकते हो हाँ एक बार? आप, हाँ आपका मेथड बताओ, आप क्या सोच सर रहे नीचे मतलब जा सकते हो, स्क्रॉल कर सकते हो। हो? हाँ, या और नीचे, यस, आ गया। हाँ सर। सर आपने जैसे बोला ऐसा मैंने ट्राई किया कि इसको मैंने x/2 और y/2 मान लिया। हाँ हाँ, तो सर बाद में डिफरेंशिएट किया, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये लेंथ इसका बाय माइनस और इसकी एक साइड x। सर बाद में डिफरेंशिएट किया तो आंसर मेरा आया dy/dt इज माइनस x/y dx/dt, ऐसा आया आंसर। हाँ सर तो dx/dt हमें पता है सर 2 है सर, और x भी पता है हमें कि y पाइथागोरस से, तो -3/4 इंटू 2, तो सर माइनस आंसर -3/2 आया सर। और बाद में इसको पुट किया, मतलब x की वैल्यू और इसमें पुट किया इक्वेशन में, तो इसकी आंसर वैल्यू आई -3/4 -3/4, और इसकी आई वैल्यू क्या है इसका 1 आया ना, इसका 2/2 1 आया होगा। यस यस यस, वो एक ही बात है बेटा, सेम ही चीज है सर। बाद में जो स्क्वायर आप। किया और आंसर आ गया हाँ सर। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल आना ही है ना। तो देखो आप दोनों में से कोई भी चीज यूज कर सकते हो, ठीक है, जो आपको सही लगे। वैसे रोटेशन होने के बाद ये चीज आपको और भी आसान लगने लगेगी, ठीक है, रोटेशन होने के बाद ये चीज आपको और भी ज्यादा आसान लगने लगेगी। समझ आया? सही सही है ना मेरा मेथड? सर फाइनल आंसर क्या है? बेटा 1.2। 1.25 आ रहा है ना, ये लिखा है मैंने। अच्छा ओके सर। ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है ना। कौन सा क्वेश्चन था ये? 12 नंबर, यस, ठीक है। किसी ने और कोई मेथड यूज किया है? सर मिड पॉइंट पे सिमिलैरिटी लगा के आ गया। हाँ ठीक है, वो भी चलेगा, है ना, उससे भी कर सकते हो। और वैसे देखो बेटा, यहाँ पर क्या है कि मैंने जो किया है वो रोटेशन में करते हैं उस टाइप से कर लिया है ना, समझ रहे हो ना। क्योंकि देखो ये जो वेलोसिटी आएगी ना रिजल्टेंट, ये क्या आएगी, इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर आ रही है, लेंथ के परपेंडिकुलर आ रही है, इसलिए हम बोल सकते हैं v इक्वल्स टू ओमेगा एल। तो फाइनली यहाँ पर आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, है ना, इतना नहीं करना चाहो, लेट्स से इतना आप नहीं करना चाहते, आपको आप सोच रहे हो कि सर मैं क्यों ऐसे करूं,
तो आप एक काम करो, पी पॉइंट के रेस्पेक्ट में आपने क्यू पॉइंट की वेलोसिटी निकाल ली, उसका मैग्नीट्यूड निकालो, कितना होता है रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3/2 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो। ये किसकी वेलोसिटी है, वी क्यू की। अब वी सी एम की बात करोगे, है ना, तो हम जानते हैं कि वी क्यू इज ओमेगा इंटू एल, तो वी सी एम क्या हो जाएगा ओमेगा एल बाई 2 के बराबर, है ना, तो यानी कि जो भी वेलोसिटी ऑफ क्यू आई उसकी हाफ, ठीक है। तो चलिए ठीक है, रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3/2 का स्क्वायर, है ना, और इसमें डिवाइड बाय हमने 2 कर रखा है, ठीक है। तो उस चीज को भी यदि आप ऐड करते हो तो आपको सेम ही चीज मिलती है। इस 2 को अंदर डालोगे तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3/4 का स्क्वायर, ऐसा ही मिलता है आपको, है ना। तो ये कितना आ गया और इधर 1.25 एल वो पूरा लेंथ है ना, या बस? एल इज कंप्लीट लेंथ ऑफ दिस रॉड, यहाँ Okay. से लेकर यहाँ तक, ठीक है। और L/2 सेंटर ऑफ मास का पॉइंट P से डिस्टेंस, ठीक है। एक ही बात है, कैसे भी करो, इजी, क्लियर। आगे बढ़ सकते हैं। 13, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बोला है अ wedge of mass m2 is placed on rest on a scale shown in the figure. The block of mass m1 slides down. Okay, तो इसमें m2 सी is क्यों नहीं हो placed at सकता? rest. अच्छा, हेलो हेलो, क्या बोल रहे हो इसमें ऑप्शन सी क्यों नहीं हो सकता आंसर? वही था। बेटा? सी तो हो ही नहीं सकता, सी क्यों नहीं हो सकता, इसको तो हमने सॉल्व करके निकाला है ना बेटा। कौन से वाले को बोल रहे हो, 13 का? हेलो, हाँ 13। अच्छा 13 का, एक मिनट। हाँ, m1 स्लाइड्स डाउन ऑन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन वेज, ठीक है। फाइंड द स्केल रीडिंग व्हाइल द ब्लॉक स्लाइड्स, ओके। जैसे जैसे ब्लॉक स्लाइड करके नीचे आता है तो अपने को क्या बताना है, हाँ ठीक है, वहां पर उसका एक्सेलरेशन आ जाएगा ना, तो एक्सेलरेशन की वजह से तो हम जानते हैं कि वेइंग बैलेंस हमेशा क्या करता है, वेइंग बैलेंस हमेशा नॉर्मल को मेजर करता है, नेट नॉर्मल को, क्लियर। तो एक तरह से हम लोगों को यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर ना हम लोगों को नॉर्मल फोर्स फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पर यदि नॉर्मल आ गया लेट से n, तो इस n का एक वर्टिकल कंपोनेंट आप नीचे की तरफ ले लोगे, है ना, तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा n cos थीटा। डू यू एग्री? हेलो, n cos थीटा, और इसका खुद का भी एक mg नीचे की तरफ है, तो ओवरऑल जो वेइंग बैलेंस है उसके ऊपर एक n नॉट लग रहा है, लेट्स से n नॉट इज इक्वल्स टू mg प्लस n cos थीटा आपको करना है। मेरी बात समझ पाए? हेलो, हो जाएगा, सॉल्व कर पाओगे? बाकी चीजें तो आपको आती है। n की वैल्यू क्या है, ये जो छोटा वाला मास है m1, ये वाला m2 था, है ना, तो m2g प्लस n cos थीटा, ऐसे लिख लो। या तो बेटा इसके लिए तो नॉर्मल आप फाइंड कर ही लोगे, आपको आता ही है ना। क्या लिखते हैं उसको, बोलो। इस नॉर्मल n1 को हम लिखते हैं n1 विल बी इक्वल टू mg cos थीटा, क्योंकि नीचे वाला वेज तो मूव कर ही नहीं रहा है ना। n1 इज mg cos थीटा। अभी आपने क्या किया, n1 का नीचे की तरफ कंपोनेंट लिया, है ना, और उसको m2g में ऐड किया, तो नीचे की ओर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, mg cos स्क्वायर थीटा, है ना। तो वो हो जाएगा, ये n1 cos थीटा है, तो m2g प्लस यहाँ पर आ जाएगा mg cos स्क्वायर थीटा। क्लियर, बात समझ पाए? तो ये m1 cos स्क्वायर थीटा प्लस m2, और यहाँ पर g कॉमन ले सकते हैं, cos थीटा, सॉरी, हो गया, फिनिश। कौन सा आ रहा है बेटा, डी ऑप्शन आ रहा है ना, और कोई और आंसर इसका हो भी नहीं सकता, करेक्ट ना। हेलो, ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, सिंपल सा, क्योंकि इसमें वेज मूव नहीं कर रहा, तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, वर्टिकल डायरेक्शन में नेट जो फोर्स लग रहा है उस वेइंग बैलेंस पर, वो आपको निकालना है, वो एन नॉट है, और मैंने एन नॉट की वैल्यू फाइंड कर ली, वी गॉट द आंसर। गॉट इट? हेलो, कोई डाउट? Oh, sir, thank you, sir. Bye. ओके, क्लियर। सर तब हाँ बेटा बोलो। सर सर आप एक बार वो 6 वाला बता सकते हो कैसे करना है? 6 वाला, हाँ जी, चलिए 6 वाले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला है, फॉर द फिगर शोन अ डिस्क
A sector shape is part of a circular disc, radius r. Then the disc has angle theta. ठीक है, अब आपको क्या करना है, mass shown in the disc is m, locate the center of mass. ठीक है बेटा, आपने फिफ्थ वाला कर लिया, नंबर 5. हेलो, सर उसमें आंसर अलग आ रहा है। अलग आ रहा है, ओके. यदि आपको क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मिल जाता है तो उसके रिजल्ट को हम 6 में यूज कर सकते हैं तो वो आसानी एक से. स्टैंडर्डाइज्ड रिजल्ट है ना। हाँ, वो सर ने याद रखने को बोला है, खाली थीटा को थीटा बाई 2 लेना है इसमें, तो आंसर आ जाए. आंसर आ तो सर जाएगा. वो ही डाउट था सर। हाँ, ठीक है ना. सर हाँ सर ऑप्टिक्स से एक डाउट था, HCV पूछ सकता हाँ हूँ? हाँ, पूछो. HCV ऑप्टिक्स, पेज नंबर बोलो बेटा. ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, पेज 413. 413. ओके, ये फर्स्ट वाले पार्ट में ही है. पेज नंबर 413. यस, बोलो बेटा, कौन सा क्वेश्चन? सर क्वेश्चन 12 and 13. क्वेश्चन 12 and 13. और 13, या क्वेश्चन नंबर 12. यहाँ पर यही ना, दो मिरर्स रखे हैं एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम ईच अदर, यही वाला. यस सर. HCV क्वेश्चन नंबर 12, रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स. बेटा यहाँ पर दो कॉनकेव मिरर है जो एक दूसरे के सामने ऐसे फेस कर रहे हैं, और यहाँ कुछ ऐसे लिखा हुआ है, और ये d डिस्टेंस है दोनों के बीच में. ओके, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. A point source S is placed at the midpoint of a converging mirror, equal focal length दोनों की equal है. Find the value of D for which only one image is formed. Okay. Okay. S is placed at the midway, एकदम midpoint पर रखा हुआ है. तो find the value of D for which only one image is formed. One image is formed. बेटा इसका मतलब सिर्फ एक ही है. One image is formed का मतलब आप दोनों ही मिरर से इमेज फाइंड कर रहे हो और दोनों से रियल इमेज मिल रहा है. क्या मिल रहा है? रियल इमेज. और वो उसी जगह मिलेगा जहां पर, मतलब फर्स्ट मिरर का इमेज जहां पर आ रहा है, सेकंड मिरर का इमेज भी उसी जगह पर आना चाहिए. क्या मेरी बात समझ पाए? हेलो. यस सर. उनका सिर्फ इतना कहना है कि फर्स्ट मिरर का इमेज और सेकंड मिरर का इमेज कोइंसाइड करना चाहिए, है ना. तो ऐसा कब पॉसिबल है? ये आप ऑरली भी सॉल्व कर सकते हैं मेरे ख्याल से. यस, कहाँ रखना चाहिए? D/2. क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि जब आप इसको ना सेंटर ऑफ कर्वेचर पर यदि रख देते हैं, कहाँ पर रख लेते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, Yes. राइट. Yes. ऐसी कंडीशन में इसका उसी जगह पर बन जाता है, राइट. हेलो. Yes sir. या तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो जरूर आंसर आएगा. ठीक है, ये डिस्टेंस d/2 है, तो u की वैल्यू d/2 हो गई आपके लिए दोनों तरफ, Yes sir. है ना. तो दोनों के लिए आपको v की वैल्यू, मतलब वो उसी पोजीशन पर आना चाहिए, समझ रहे हो ना. हाँ सर. ओके, या तो ट्राई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा. आपको बस सर यही मतलब करना है कि D/2 पे ही प्लेस रखना है फर्स्ट, ऑब्जेक्ट में. हाँ, फर्स्ट वाले के लिए जो v1 आएगा बेटा, सेकंड वाले के लिए भी वही आना चाहिए, समझ रहे हो. v1 और v2 एक ही जगह आने चाहिए, तो इसका मतलब एक ही इमेज बनेगा, सिंपल. और वो भी कैसा? रियल वाला. हेलो, हो जाएगा. Yes. ठीक है ना, तो ट्राई करना, होगा ये. ठीक है, इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स इजी क्वेश्चन ओनली. बस बात यह है कि दोनों का इमेज क्या है, कॉन्साइड कर रहा है. ठीक है, अब उसके बाद, हाँ, सर वो ठीक 13th है, हो गया. ओके ओके ओके, ठीक है. देन सब कंप्लीट.
ओके दोस्तों, जिसके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं दे कैन लीव।